हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज क्लास 10th का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक बात को कवर करने वाले हैं। चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर वो वन लाइनर हो। आप एक बार मेरी इस वीडियो को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको बिलीव नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बनाइए, फिर आप कमेंट में मुझे खुद बोलेंगे कि सर बिल्कुल आपने सही बोला था। हो सके तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, पर ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होगी। एक एक ऑब्जेक्टिव को कवर किया जाएगा, एक एक सब्जेक्टिव को बताया जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? सर्वप्रथम अगर हम पाचन की बात किया जाए कि पाचन आखिर होगा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पाचन को हमको जानना, डाइजेस्टिव को जानना हमको ज़रूरी है। तो पाचन होता क्या है? जो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल अवस्था में लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो भोजन के जटिल कण होते हैं ना, उसको रासायनिक प्रतिक्रियाओं की सहायता से और विभिन्न तरह के एंजाइमों की सहायता से उसे सरल रूप में तोड़ना ही क्या कहलाएगा? हमारा पाचन कहलाता है। आप लोग को जो मैंने बोला उसकी पीडीएफ आपको दिख रही होगी, और मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँगा और कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है तो वीडियो के लास्ट में उसका पीडीएफ लगा दूँगा। तो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी डाल दी जाएगी, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आइए ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो ये जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, मैंने ड्रा करने की कोशिश की है समझाने के लिए, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। और वैसे आपको ये अच्छी वाली फिगर, बुक वाली फिगर भी दिख रही होगी। तो हम लोग इस फिगर के माध्यम से सिर्फ इतना जानेंगे अभी कि भोजन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है, और बीच बीच में उसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं और कौन सा ऑर्गन हमारा कितने भागों में बटा है तथा उनसे कौन सा एंजाइम या जो भी चीज़ें निकलती है वह कैसे होती है। तो इस फिगर में समझिए कि हमारा भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर भोजन की बात करें तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपको, भोजन जो होता है दोस्तों वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन को हम मुख में लेते हैं, दांत और जीभ उसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देते हैं, और विभक्त करने के बाद जब भोजन थोड़ा सा और आगे जाता है तो आगे हमारी सेलेब्री ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथि होती है। ये क्या करती है? भोजन को चिकनाहट प्रदान करती है। लार ग्रंथि का एक और है दोस्तों कि जो लार होती है दोस्तों वह हमारे मुंह की दुर्गंध तथा भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा ही मदद करती है। ठीक है, तो हमारा भोजन मुख से स्टार्ट होता है और फिर वह हमारा लार ग्रंथि अपनी क्या करती है? ग्रंथियों से लार का स्राव करती है, जिससे भोजन हमारा चिकना हो जाता है, चिकनाहट प्रदान होती है, जिससे आहार नाल में जाने में आसानी होती है। तो लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बेफिक्र रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ भी मिल जाएगा। तो जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो माड को मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लार ग्रंथि में टाइलिन नामक, ठीक है, टाइलिन जो क्या करता है? माड को मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लार ग्रंथि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला जो हमारा हो जाता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, दूसरा जो हमारा होता है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा जो हमारा होगा पैरोटिड लार ग्रंथि। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप टाइलिन याद रखिएगा। ठीक है, फिर हमारा भोजन जो होता है वहाँ से क्या करता है? ग्रास नली से होते हुए कहाँ आता है? ये जो हमारी ग्रास नली देख रहे हैं, भोजन चिकनाहट प्रदान हुआ, उसमें लार का स्राव को मिक्स हुआ, तो भोजन कहाँ आता है? हमारा अमाशय में। लेकिन अमाशय में आने से पहले जो हमारा कंठ द्वार होता है वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। मुख गुहा का पिछला भाग तो हमारा ग्रसनी ही कहलाएगा ही। जो हमारा मुख गुहा है, मुख है, उसका पिछला भाग हमारा ग्रसनी कहलाता है, और जिससे भोजन आता है वो हमारा ग्रास नली कहलाता है। तो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पहला जो हमारा होता है कंठ द्वार, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा हो जाता है क्या? निगल द्वार।
कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, निगल द्वार जो हमारा आहार नली में खुलता है। अब उसकी बात छोड़ते हैं, हम आपको बताएंगे डिटेल से। अब आते हैं अमाशय में। भोजन हमारा कहाँ पहुँच गया है? इस अमाशय में। जो ये भाग आप पूरा देख रहे हैं अमाशय, जिसे हम लोग स्टोमक भी बोलते हैं, तो अमाशय में भोजन पहुँचता है तो क्या होता है? सर्वप्रथम अमाशय में जो हमारा होता है HCl अम्ल भी पाया जाता है। तो वो क्या करता है ना, भोजन के साथ आने वाले बैड बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। HCl जीवाणुनाशक का कार्य करता है, इसे नोट कर लीजिएगा या PDF में भी आपको ये मिल जाएगा। तो अमाशय जो होती है, हम अमाशय को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा अमाशय है, ठीक है। तो अमाशय जो होती है हमारी 3 भागों में विभक्त होती है। जो आगे का भाग होता है, बीच का भाग और पिछला भाग होता है, ठीक है। तो जो हमारा आगे का भाग होता है वो हमारा कार्डियफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियफ कहलाता है, ठीक है। अमाशय का जो हमारा आगे का भाग होता है वो हमारा कार्डियफ कहलाता है। बीच का भाग होता है जो हमारा फुंडिक कहलाता है, और जो लास्ट वाला भाग होता है, पिछला भाग होता है, उसे हम लोग पाइलोरिक भाग भी बोलते हैं। ये तो हो गई इसकी भाग की कि अमाशय इतने भागों में बटा हुआ है या विभक्त है। लेकिन अमाशय में और भी क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये हमारा अमाशय है, देख रहे हैं। ये जो हमारा इस भाग है, ये पूरा जो हमारा अमाशय है। जो अमाशय की जो दीवारें होती हैं ना, धसी हुई प्रतीत होती है, जहाँ तहाँ धसी रहती है, ठीक है। ये क्या होता है ना, एपिथेलियम कोशिकाओं का एक कवर होता है जो जहाँ तहाँ धसी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और इस धसी हुई भाग की हमारा क्या करती है? जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। अब यहाँ पे जठर ग्रंथि क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा अमाशय से जो भोजन होता है वह हमारा छोटी आंत में आता है। जो ये रेड जो कुंडली जैसी आप रचना देख रहे हैं, ये हमारा छोटी आंत का भाग है, ठीक है। इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर भोजन रहता है, जिससे हमारा पेट भरा हुआ प्रतीत लगता है। लगभग 3 से 4 घंटे इसमें भोजन रहते हैं, ठीक है। और छोटी आंत में जो होता है ना, भोजन के मिनरलों का अवशोषण होता है। भोजन के मिनरलों का कहाँ होता है? हमारा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में आप एक चीज़ और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारी छोटी आंत होती है वह 3 भागों में विभक्त होती है। जो हमारा छोटी आंत है वो हमारी कितने भागों में विभक्त होती है? 3 भागों में। जो हमारा पहला भाग होता है, छोटी आंत कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त होती है। जो हमारा पहला भाग होता है उसे हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी ये बिल्कुल सी के आकार का होता है। मैं इसकी फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ग्रहणी जो बिल्कुल सी आकार का होता है, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है इसे हम लोग जेजुनम बोलते हैं। इसे हम लोग मध्य भाग के भी नाम से जानते हैं। जो हमारा तीसरा भाग होता है उसे हम लोग इलियम बोलते हैं, इलियम, ठीक है। और जो भोजन का अंतिम पाचन होगा दोस्तों, वह हमारा किस में होगा? इलियम में होगा। ग्रहणी जो सी आकार का होता है, यह हमारा छोटी आंत का पहला भाग होता है। जेजुनम हमारा मध्य भाग होता है। और इलियम में भोजन का अंतिम पाचन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो आपको याद रखनी है इलियम में, ठीक है। अब अमाशय से जो भोजन होती है, अभी भोजन की प्रक्रिया समझ रहे हैं, इसके बारे में और भी बातें जाननी है, थोड़ा पैसेंस रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भोजन होता है हमारा छोटी आंत से फिर आगे की ओर बढ़ता है और कहाँ जाता है? हमारी बड़ी आंत में। ये जो आप ब्लैक से जो मैंने ये रचना दिखाई है, जो पूरी देख रहे हैं, ये जो कोलन है और ये रेक्टम है, ये बड़ी आंत का ही पार्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत, ठीक है। इसे हम लोग बड़ी आंत भी बोलते हैं। बड़ी आंत में लेकिन भोजन का जो मिनरल होते हैं उसके अवशोषण नहीं होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। भोजन में आए हुए जो जल रहते हैं उसका अवशोषण कौन करता है? जल करता है। फिर वहाँ से क्या होता है? वहाँ से जो हमारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है, तो जो हमारा कलेक्ट होता है भोजन, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, वह हमारा कोलन में आके एकत्रित होता है। कोलन में आके एकत्रित होगा। फिर यही अपचा भोजन क्या करता है हमारा? समय समय पर रेक्टम अर्थात एनस या इसी को हम लोग मलाशय भी बोलते हैं, इसके सहारे समय समय पर मल के रूप में बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी अपेंडिक्स।
जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ रही है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा बड़ी आंत है ना, ये बड़ी आंत का भाग है, ये हमारा छोटी आंत है। तो यहाँ पे जो रचना जुड़ रही है वही हमारी क्या कहलाएगी, अपेंडिक्स कहलाएगी। ये अंगुलीनुमा रचना होती है, और जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ जुड़ती है वह हमारी सिक्किम कहलाती है। क्या कहलाती है, सिक्किम कहलाती है। और सिक्किम जो होती है उंगलीनुमा रचना होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, अपेंडिक्स कहलाती है। अब यहाँ पे आप लोग पीत की थैली देख रहे होंगे, जिसे हम लोग बाइल डक्ट भी बोलते हैं। इसमें पीत के रस का स्राव होता है या वहाँ पे निर्माण होता है, तो वो क्या करती है, भोजन को पचाने में मदद करती है। अब बात आती है हमारी लीवर की, तो लीवर में भी तरह तरह के एंजाइमों का स्राव होता है, और यह हमारे बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका वजन जो होता है 1.5 kg होता है। अब बात करते हैं हम लोग अग्नाशय की, जिसे हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं। तो जो अग्नाशय होती है ना, इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिएगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। मैं इसको लिख दूंगा, PDF में लगा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सिर्फ सुनिए। आमाशय की बात हो गई। कोलन ये पलीहा है, जिसे हम लोग स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना तक अगर आप लोग को क्लियर है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हमने तो वैसे लेने वाली कोई बात है नहीं। मैं आपको अब विस्तार से एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक वन लाइनर और सारा डिस्क्रिप्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने बताया कि पाचन क्या होता है। तो पाचन क्या होता है, भोजन के जटिल कणों के अवयवों को उसको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा और तरह तरह के एंजाइमों को प्रतिक्रिया के बाद जो सरल रूप में परिवर्तित होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आप लोग को PDF में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के बारे में मैंने बताया कि लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अभी मैं लार ग्रंथि के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में क्या होता है, पहला पॉइंट, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, माड को मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लार ग्रंथि जो होती है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, माड को मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तथा अगर पूछ दे आप लोग को कि लार की प्रकृति कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, तो आप लोग को याद रखना है, जो लार की प्रकृति होती है ना हम लोगों की दोस्तों, वो हमारी कैसी होती है, अम्लीय होती है। लार की प्रकृति हमारा अम्लीय होगा। तो अम्लीय होगा दोस्तों, तो इसका pH वैल्यू क्या होगा। अगर इसके pH वैल्यू की बात करें जाए, तो इसका जो pH वैल्यू होगा ना 6.8 होगा। अब और लार ग्रंथि में हमें 3 प्रकार की लार ग्रंथि बताया। कौन कौन सा, 3 प्रकार के। पहला सबलिंगुअल, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा हमारा पैरोटिड लार ग्रंथि। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बारी बारी से सभी ऑर्गन के बारे में आपको बताते चलता हूँ। तो ये तो हमारी लार ग्रंथि के बारे में हो गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि लार ग्रंथि के बाद क्या होता है। वीडियो पसंद आए दोस्तों, आपको लगे कि मैंने सही बताया है, तो अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ ज़रूर ही शेयर करें, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि हमारे प्रतिदिन मुख से कितना लार का स्राव होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, अप्रॉक्स जो हमारा होता है 1.5 kg लार प्रतिदिन मुख से व्यक्ति के स्राव होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब मुख गुहा का जो हमारा पिछला भाग होता है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, मुख गुहा का जो पिछला भाग है वह हमारा क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। और यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन सा, पहला हमारा निगल द्वार, दूसरा हमारा कंठ द्वार। निगल द्वार जो होता है हमारा आहार नाल में खुलता है, आहार नाल में
खुलता है, ठीक है। और कंठ द्वार जो हमारा होता है ये हमारा श्वास नली में खुलता है, जिसके बारे में हम श्वसन तंत्र में चर्चा करेंगे। श्वास नली में ये खुलती है, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग बात करते हैं अमाशय के बारे में। तो अमाशय के बारे में मैंने क्या क्या बताया, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा? तो हमारा जो पहला भाग होता है वह हमारा क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। बीच का भाग फुंडिक कहलाता है, और जो लास्ट भाग होता है, पीछे का भाग होता है, वह हमारा पाइलोरिक भाग कहलाता है। और भी इसमें होती है जो जठर ग्रंथि, उसके बारे में हम लोग अच्छे से अभी चर्चा करने वाले हैं। अमाशय, ठीक है। तो अमाशय के बारे में नोट कीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो अग्रभाग होगा, अमाशय का अग्रभाग, अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाएगा दोस्तों? कार्डियक। बीच का भाग फुंडिक। जो हमारा पिछला भाग होता है, पीछे का भाग, लास्ट भाग, पीछे का भाग क्या कहलाएगा हम लोग का? पाइलोरिक, ठीक है। और जो हम यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा होगा कि अमाशय की दीवार का भीतरी सतह होता है जो जगह जगह धंसा हुआ प्रतीत होता है, और वो एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है, ठीक है। और यही हमारा किस चीज़ का निर्माण करता है? अमाशय ग्रंथि का निर्माण करता है, ठीक है। यही हमारा किस चीज़ का नाम? अमाशय ग्रंथि। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अब अमाशय ग्रंथि को ही हम लोग जठर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। तो जठर ग्रंथि क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आप लोग को ये क्वेश्चन आती है कि जठर ग्रंथि क्या है। तो अभी हम लोग अमाशय के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो जठर ग्रंथि क्या होता है? तो जठर ग्रंथि जो होती है ना हमारी, 3 प्रकार की होती है। जो हमारी जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि हमारी कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सा? तो पहला आप लोग याद रखिएगा, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। श्लेष्मा या म्यूकस। दूसरा अगर आप लोग याद रखना चाहें तो इसको भी याद रखिएगा, भीतीय या अम्लजन। इसको दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरा आप लोग याद रखिएगा, मुख्य या जाइमोजीन। मुख्य या जाइमोजीन। ये हमारा जो हमारा जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं का स्तर भी बोल सकते हैं, या 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? श्लेष्मा या म्यूकस, मुख्य या जाइमोजीन, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जठर रस, यही तीनों प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस का निर्माण कर। जठर रस बहुत ही भोजन को पचाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जठर रस में अगर बात किया जाए तो जठर रस में होता क्या क्या है? जठर रस में हम लोग बात किया करते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर समझिए। जठर रस, जठर रस होता क्या हमारा? तो जठर रस में हमारा क्या होता है? HCl म्यूकस और पेप्सिनोजोन, या फिर इसमें रेनिन भी बोल सकते हैं, एंजाइम होते हैं, लाइपेज होते हैं। तो जठर रस में लिखना चाहें तो जठर रस में HCl म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। क्या होता है? आप लोग को दिख रहा होगा पीडीएफ में कि जठर रस में HCl म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। HCl का स्राव जो हमारा होता है अम्लजन कोशिकाओं के माध्यम से होता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, और HCl जीवाणु नाशक का
कार्य करता है। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव है। सारा आप कुछ क्लियर कीजिएगा, पीडीएफ में आपको शो कर रहा है ना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गैस्ट्रिक रस, इसी को हम लोग गैस्ट्रिक रस भी बोल सकते हैं। तो गैस्ट्रिक रस में अगर बात करते हैं, जठर रस को हम लोग गैस्ट्रिक रस भी बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक रस या जठर रस में हमारा HCl होता है, रेनिन होता है और एंजाइम में लाइपेज, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे HCl तो आप जानते हैं कि जीवाणुनाशक का कार्य करता है। अब बात आती है यहाँ पे हमारा रेनिन। तो रेनिन के बारे में एक और क्वेश्चन बताऊँ। जो रेनिन होता है ना दोस्तों, ये दूध को, खट्टे चीज़ों को पचाने में कार्य करता है, दूध को पचाने में कार्य करता है, ये याद रखिएगा। रेनिन जो होता है दूध को पचाने में कार्य करता है। देखिएगा वृद्ध व्यक्ति लोग को अगर आप दूध दीजिएगा तो वो लगेंगे, कहते हैं कि मुझे ये पचता ही नहीं है, ठीक है। तो उन्हें, वृद्ध व्यक्तियों को दूध पचता क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेनिन की मात्रा होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्ध व्यक्तियों जैसे जैसे वृद्ध होइएगा तो उस रेनिन की मात्रा का स्राव होना कम हो जाता है। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने में मदद करता है। तो वृद्ध व्यक्तियों को कितना भी दूध दीजिए उनको तो पचेगा अच्छे से ही नहीं। तो यही रेनिन एंजाइम भोजन को पचाने में यहाँ पे हमारी मदद करता है। अब तो आमाशय हो गया, लार हो गया, मुख हो गया। अब बात हम लोग करते हैं लीवर का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीवर के बारे में बात कर लें तो जो हमारा लीवर है ना, सबसे पहले ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन होता है 1.5 kg होता है। लीवर जो हमारी है सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम तक में आती है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वेट की बात करते हैं, वजन 1.5 kg मतलब लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। और लीवर क्या करता है ना, लीवर आप लोग को मैं पीडीएफ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। लीवर क्या करता है ना, प्रोटीन के मात्रा पर और कार्बोहाइड्रेट के कुछ मात्रा पर कार्य करके उसे फैट में परिवर्तित कर देता है, अर्थात वसा में परिवर्तित कर देता है। और लीवर की बात करते हैं हम लोग तो लीवर में हिपैरिन नामक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप राइट डाउन कीजिएगा। लीवर में हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। प्रोटीन का उत्पादन होता है जो ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। थक्का जमाने में मदद करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अभी तक आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा ब्लड जमता है वो प्लेटलेट्स या विटामिन के कारण जमता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है दोस्तों। यहाँ पे हिपैरिन क्या करता है, यहाँ हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को जमाने का कार्य करता है। और ये इसका स्राव कहाँ से होता है, तो इसका स्राव जो हमारा होता है लीवर से होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अग्नाशय की, जिसे हम लोग पैनक्रियाज के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मैं रोज़ लाऊंगा, बस वीडियो को मेरे को शेयर करते रहिए। जितने भी ग्रुप हैं आप लोग के लिए, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, हर जगह आप इसका लिंक लगा दीजिए। अब बात हम लोग कर रहे हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आप लोग के लिए बताया कि जो हमारा लीवर है वो हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। सच बात है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन जो अग्नाशय है हमारी बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि हमारा कौन सा ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करने वाला कौन है, हमारा अग्नाशय है। अग्नाशय एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। कार्य
दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, ठीक है, दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यहाँ से आप लोग दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। और इसका अगर कलर की बात किया जाए, अग्नाशय का जो हमारा कलर होता है वह कैसा होता है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा अमाशय है, मैंने यहाँ पे रेड से दिखाने की कोशिश जो भाग की है, ये वाली, यही हमारे क्या है, अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। तो इसका जो हमारा कलर होता है दोस्तों, ये पीले रंग की एक थैली होती है। हालांकि मैंने रेड से दिखाया है, लेकिन ये पीले रंग की थैली होती है। अग्नाशय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही होगी तो लाइक का बटन दबाइए। सब्सक्राइब नहीं है तो कीजिए नहीं यार, करने में क्या जाता है आप लोग को। अगर हम भोजन का अंतिम पाचन की बात करें तो मतलब आंत की बात करते हैं, भोजन का जो अंतिम पाचन होगा ना, वह हमारा छोटी आंत में होता है। भोजन का जो हमारा अंतिम पाचन, भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत, मैंने बताया ना, छोटी आंत इलियम में, याद है ना आप लोग को। छोटी आंत, भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, अर्थात इलियम में। इलियम आप लोग के ऑब्जेक्टिव में कम ही आने की संभावना है, ऐसे छोटी आंत आएगी, फिर भी हम लोग को डेयर क्यों लेना है, इसे याद रखना है। अब बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब उसे सोखता है। अब बड़ी आंत जो हमारा होता है, दो भागों में बटा है। दो भागों में बड़ी आंत बटा है। कौन कौन सा, तो मैंने बताया पहला कोलन, दूसरा मैंने बताया रेक्टम, जिसे हम लोग मलाशय भी बोलते हैं। तो आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वीडियो के ख़त्म होने से पहले 1 मिनट पहले इन सब की PDF भी कोशिश करूँगा लगा देने की, लेकिन आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। मैंने आप लोग को लिए एक बात और बताई कि जहाँ पे बड़ी आंत देख रहे हैं, ये जो हमारी बड़ी आंत है, ये ब्लैक जो भाग पूरा हम देखा है, ये कहाँ जुड़ रही है, यहाँ पे जुड़ रही है बड़ी आंत। और ये जो छोटी आंत जहाँ जुड़ रही है, बड़ी आंत और छोटी आंत, छोटी आंत जहाँ जुड़ती है ना, वो हमारा सिक्किम कहलाती है। सिक्किम या सिक्किम कहलाती है, शायद ऐसा ही कुछ है, ठीक है, सिक्किम कहलाती है। और इसकी जो रचना होती है वह हमारा कैसा होता है, अंगुली नुमा होता है। सिक्किम की रचना अंगुली नुमा होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। जो अपेंडिक्स होता है दोस्तों, इसका कोई कार्य नहीं होता बॉडी में। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने ऐसे बोलते हैं ना लोग कि खाते वक्त हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। यही कारण है, खाते वक्त हम लोग का अगर गलती से भोजन के कण अपेंडिक्स में चला जाता है तो इसका हमें क्या करता है, घाव का निर्माण कर देता है। और डॉक्टर से जब इसको हम लोग इलाज कराते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, तो वो इसके भी ज़्यादा कुछ नहीं करता, पेट को चीर कर इसको काट के हटा देता है, सारा दुख दर्द दूर, बस यही बात होता है। तो उसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया है। हम लोगों ने मुख की बात की, लार ग्रंथि की बात की, ग्रास नली। ग्रास नली, क्या मैंने ग्रास नली के बारे में आप लोग के लिए एक चीज़ बताया? ग्रास नली की अगर लंबाई पूछ दे तो ग्रास नली की लंबाई 2 चीज़ में होता है दोस्तों। पहला फीट में, दूसरा हमारा मीटर में। अगर फीट में पूछे ना दोस्तों तो हमारा 32 फीट होता है। अब मीटर में अगर पूछ दे ना तो 8 से 10 मीटर होता है। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। जो ग्रास नली की लंबाई होगी ना, ग्रास नली की जो हमारी लंबाई होगी वह फीट में हमारा। अब हम लोग अमाशय के बारे में जाना, तो अमाशय में जो रस का स्राव होता है, अर्थात जो हम बोल सकते हैं आंत रस, छोटी आंत में या बड़ी आंत में जिस भी रस का स्राव होता है, उसकी अगर प्रकृति पूछी तो कैसी होगी? प्रकृति मतलब नेचर या प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, भी याद रखिएगा आप लोग, यह हमारा बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? यह हमारा बेसिक नेचर का होता है। आंत रस की जो प्रकृति होती है हमारा बेसिक, कहने का मतलब ये क्षारीय होगा, इसका pH वैल्यू जो होगा हमारा
8 होगा। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर ही दीजिए दोस्तों, ठीक है। PDF मैं लगा दूंगा, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। धन्यवाद।